नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपने जीवन को सही से जी रहे होंगे। अब सिलेक्शन एक जिद जिन लोगों के लिए है, उनके लिए जीके का एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। इसी नंबर को इंपॉर्टेंसी को देखते हुए भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री के आज के सेशन में मैं आप सभी का विशेष स्वागत करता हूँ। आज हम लोग चर्चा करेंगे गुलाम वंश के बारे में, और ये गुलाम वंश के प्रारंभ को लेके है। प्रारंभ को लेके मतलब क्या है? यहाँ पे कुतुबी वंश का शासन होगा, तमसी वंश के शासन के बारे में चलेंगे, बलबनी वंश और खिलजी वंश इसको कल से देखेंगे। अब जिन लोगों ने मेरी लास्ट क्लास को नहीं लिया है, जो सेशन नंबर 1 थी, उनको कंफर्म नहीं हो रहा गुलाम वंश में कब से कुतुबी वंश आ गया, समसी वंश आ गया, ये तो कंफर्म नहीं। देखो हुआ क्या था वास्तविकता में, कल के दिन हम लोगों ने चर्चा की थी लास्ट सेशन में कि जो गुलाम वंश है, इस गुलाम वंश का तो शासन काल चला था 1206 से लेके 1290 तक, कुल 84 वर्षों तक इसने प्रशासन किया। परंतु इस प्रशासन के क्रम में तीन लोग आए या तीन वंशज आए। एक आए कुतुबी वंश के। कुतुबी वंश से कौन से? कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह। कौन से? कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह। मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, इस वजह से मैं यहाँ ना लेके मैं ये सेशन, ये जो रिटन वाला वर्क है, ये मैं पहले से हैंड रिटन नोट्स देता हूँ, और वो हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड भी करा दिए जाते हैं। इस तरह एक पंथ दो काज हो जाते हैं, हमारी टीम को और हमारा समय भी बच जाता। कुतुबी वंश के बाद हम लोगों ने यही देखा था एक शमसी वंश आया। अब ये शमसी वंश के सरसी लेके नहीं घूमते थे, इसमें इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश के पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह, इनके पुत्र रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह, महशूद शाह, नजरुद्दीन। और नजरुद्दीन के बाद हुआ क्या कि बलबन शासन पे बैठ जाता है, इसलिए तब से स्टार्ट हो जाता है बलबनी वंश। क्या? बलबनी वंश। अब बलबनी वंश के में से कौन से रहते हैं? बलबन हो गए, कैकुबाद हो गए, क्यूमर्स हो गए। अब देखो, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये खुद गुलाम था। इसने अपने गुलामी से आजादी पाता है। इसका गुलाम था इल्तुतमिश। ध्यान से देखा जाए, इल्तुतमिश के ही वंशज है जिनका गुलाम था बलबन। गुलाम का गुलाम, ये किसी का गुलाम, इसका गुलाम और इसका गुलाम। ये लगातार गुलामों द्वारा प्रशासन की जाने वाली संस्था थी, गुलामों द्वारा प्रशासित की जाने वाला वंश था, काल पीरियड था। इसलिए इस काल पीरियड को पढ़ने लगे हम सभी लोग गुलाम वंश। कब से? 1206 से 1290, 84 वर्षों तक। ध्यान से अगर देखा जाए तो दूसरा सबसे बड़ा वंश था, दूसरा सबसे बड़ा कालक्रम में वंश था जिसने सबसे बड़े समय तक शासन किया। पहला कौन सा था? सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था तुगलक वंश, जिसने 94 सालों तक शासन किया था। दूसरे नंबर पे हम लोग मान सकते हो गुलाम वंश को, जिसने 84 वर्षों तक, फिर लोधी वंश 75 वर्षों तक, 37 वर्षों तक सैयद वंश ने, और खिलजी वंश ने शासन किया 30 वर्षों तक। फिर अब यहाँ पे चर्चा करेंगे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कि कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या बोलते हैं। देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ते समय हम लोग ये देखेंगे कि कुतुब यूज हो गया, बोर्ड ने थोड़ा इश्यूज किया था, मैनेज कर लीजिएगा। फिर हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ते समय देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को चांद का देवता कहते हैं। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद इसको आजाद कर दिया गया। मोहम्मद गौरी के एक पुत्र थे, मोहम्मद गौरी के पुत्र थे, पौत्र थे, पुत्र के पुत्र हो गए, जिनके द्वारा इनको स्वतंत्रता मिलती है। 1210 में चौगान खेलते समय मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक की एक समस्या थी, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ध्यान रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी भारत को राजधानी नहीं बनाया, इन्होंने राजधानी लाहौर को ही रखी। इनके वंशज जो थे, आराम शाह आया था आराम करने, इसीलिए उसका नाम पड़ा भी आराम शाह। ठीक है, देखते हैं, चलो चलते हैं नोट्स पे, नोट्स सीरीज से कवर करते हैं। पहले सबसे पहले देखिए नोट्स क्या है। ये सारे के सारे नोट्स आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कराए जाएंगे। अपने कम से कम 10 दोस्तों के साथ शेयर करिए, और उन 10 से कहिए कि अपने और भी 10 दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज्यादा हमें भी मजा आएगी इस तरह की क्लास लेने में। तो सल्तनत काल को देखेंगे तो सल्तनत काल का पीरियड कब से रहता है? 1200, अच्छा, सल्तनत काल का पीरियड रहता है 1206 से 1526। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में गुलाम वंश आ रहा था अभी। 1206 से 1556 तक इसमें 5 वंशज हुए: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक। गुलाम वंश के भी 3 शासक रहे: कुतुबी वंश, शमसी वंश, बलबनी वंश। और इसके बाद इन राजाओं के नाम आप याद रख लीजिएगा, ये हम लोग ने इससे पहले की क्लास में चर्चा की थी। आज हम लोग देखने वाले गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश चलता है 1206 से 1290 तक। इसमें से पहले व्यक्ति कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखो। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ध्यान रखो, इन 3 पॉइंट्स। सबसे पहले इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया। सेकंड पॉइंट, इन्होंने कभी भी भारत को राजधानी नहीं बनाई, इनकी राजधानी सदा लाहौर तक रही।
इनकी मृत्यु कब होती है? ये इनकी मृत्यु खुद से होती है, कोई लड़ाई में नहीं होती है। ये चौगान खेलते समय, चौगान होता क्या था, जैसे अभी हम लोग हॉकी खेलते हैं, ऐसे ही ये हॉकी होता था परंतु घोड़े के ऊपर बैठ के। ये हॉकी रहता था परंतु घोड़े के ऊपर बैठ के रहता था। तो उस हॉकी को ये खेल रहे थे और हॉकी को खेलते समय इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब मेरे ख्याल से पेज भी सेट हो गया, पेज स्टार्टिंग में कोई दिक्कत करो तो बताइएगा। चौगान खेलते समय इनकी मृत्यु हो गई। अब देखो कुतुबुद्दीन ऐबक, नाम से ध्यान रखो, इसके नाम का अर्थ क्या होता है? चांद का देवता होना। ये दुनिया की हर एक खूबसूरती का देवता था। मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी ने क्या किया था? मोहम्मद गौरी भारत में कभी भी प्रशासन नहीं चाहता था। मोहम्मद गौरी भारत में आता था, क्षेत्र को लूटता था, लूटने के बाद अपने क्षेत्र में वापस चला जाता था। यहाँ पे वो अपना एक प्यादा बैठा देता था, फिर दूसरे क्षेत्र को लूटता था, फिर अपने यहाँ चला जाता, यहाँ फिर अपना एक प्यादा बैठा देता था। इस तरह वो भारत में प्रशासन कर रहा था। मुख्य जो मोहम्मद गौरी का मुख्य एम था वो केवल भारत को लूटपाट करना था। मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है 1206 में। 1206 में मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक भारत की गद्दी को वास्तविक तौर पे संभालता है। ये कभी भारत को राजधानी नहीं बनाता, ये राजधानी अपनी लाहौर में ही रखता है और लाहौर में रखकर ही केवल प्रशासन चला रहा था, केवल भारत पे शासन कर रहा था। 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसके पुत्र ने, उसके एक शासक 1208 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को मुक्ति पत्र दे दिया कि अब आप दासता से मुक्त होते हैं, अब आप दास नहीं रहे। परंतु वो सता हमेशा खुद को दास ही मानता था। मोहम्मद गौरी के वंशज के रूप में ना, मोहम्मद गौरी के दास के रूप में उसने प्रशासन किया। 1206 में इसको गद्दी मिली, 1206 में भारत के क्षेत्र का राजा बना। 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर के मृत्यु हो गई। चौगान क्या होता है इस बात को ध्यान रखिएगा, जैसे हम लोग हॉकी खेलते हैं ऐसे ही हॉकी का ही खेल होता है, परंतु घोड़े पे बैठ के खेली जाने वाली हॉकी, आप लाइन लिख लीजिएगा, घोड़े पे बैठ के खेली जाने वाली हॉकी को चौगान कहते हैं। चौगान खेलते समय घोड़े से गिर के इसकी मृत्यु, इसका उत्तराधिकारी आराम सा था। देखो आराम सा इसका उत्तराधिकारी था, परंतु कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम था इल्तुतमिश, जो उस समय बदायूं का रिश्तेदार था। बदायूं क्या था? बदायूं के बारे में ध्यान रखना। बदायूं उस समय की सबसे ज्यादा धन देने वाली, सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाली जगह थी। अब इसके पुत्र आराम शाह को शासक तो बना दिया गया, परंतु ये आराम शाह सिर्फ और सिर्फ शासन करने आता है और कुछ नहीं। आराम शाह का मतलब क्या? आराम से निकला, तो इसने केवल आराम किया 8 महीने तक। इल्तुतमिश और आराम शाह के मध्य एक जड़ का युद्ध होता है। उस जड़ के युद्ध में आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश प्रॉपर शासक बन जाता है। अब इस घटना को बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की कुछ उपाधियों के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहते थे, हातिम बोलते थे, कुरान खां बोलते थे, चंद्रमुखी के बोलते थे। चंद्रमुखी मोहम्मद गौरी ने दिया था, इसीलिए इसे चांद का देवता कहते हैं। ये बहुत सुंदर दिखता था। लाख बख्श का मतलब क्या हुआ? लाखों का दान देने वाला। कुरान खा का मतलब क्या हुआ? कुरान का कुशल पाठक, जिसने कुरान को खा लिया हो इन द सेंस ऑफ ज्ञान के रूप में। कुरान की एक एक आयतें इसे याद थी। ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था, इसने कभी भारत को राजधानी नहीं बनाई। इसके स्थापत्य के बारे में ध्यान रखो। कुतुब मीनार का निर्माण कराया, कुतुबुत उल इस्लाम का निर्माण कराया, जो महारली कुतुब मीनार के अंतर्गत स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण कराया, जहां पे आज भी 2.5 दिन का उर्स लगता है। ये अजमेर में स्थित है। महरौली कहाँ है? महरौली दिल्ली में है। महरौली दिल्ली के अंतर्गत कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया, ये मस्जिद का नाम है, ये भी ध्यान रखो। कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कराया था। कुतुब मीनार के बारे में 3-4 पॉइंट्स याद रखो। कुतुब मीनार है किसकी? शेख ख्वाजा बख्तियार काकी की याद में बनाया गया एक मीनार है। निर्माण प्रारंभ तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, परंतु इल्तुतमिश ने इसमें 4 मंजिला और जोड़ा था। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने चौथी मंजिल का मरम्मत कराया और 5वीं मंजिल जोड़ दिया। वर्तमान समय में कुतुब मीनार 5 मंजिला एक इमारत है। प्रारंभ कराया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पूर्ण कराया इल्तुतमिश ने। फिरोज शाह तुगलक ने इसकी एक मंजिल किसी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी, ऐसा कहा जाता है कि बिजली गिरने से वह मंजिल टूट गई थी, जिसको बाद में फिरोज शाह तुगलक ने रिपेयर करा और सिर्फ उसने एक और मंजिला जोड़ दी, एक और मंजिल जोड़ दी, इसको 5वीं मंजिल। वर्तमान समय में 5 मंजिला एक मीनार है, कुतुब मीनार, किसकी याद में बनाया गया? बख्तियार काकी की याद में। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की चर्चा करें, महरौली कुतुब मीनार में स्थित है। ये जैन मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। हाँ, ये चीज ध्यान रखो, जो जिसको तोड़ के बनाएगा उस बात को याद रखना है। और कभी किसी भी बैठक में बैठो और इस बात की चर्चा की जा रही हो कि इस क्षेत्र को तोड़ के ये मंदिर बनाया गया, इसको यहाँ तोड़ के ये बना दिया गया, ये सारी घटनाएं अगर आप इस चीज को देखेंगे तो 1206 से 1210 के बारे में चर्चा करें अभी आप।
आज चल रहा है सन 2025। पूरे 1000 सालों का लगभग अंतर है। अब ये 1000 साल में जो हो गया उसको हो गया। वर्तमान समय में एक काम करना चाहिए, बाहर एक आराम से पोस्टर लगा दो। चलो छोड़ो वो सब चीजें, बाहर आते हैं। कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापना हो गई कुतुब मीनार की। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है, जो चौहान राजा विहंगराज चतुर्थ द्वारा बनाया गया संस्कृत पाठशाला के ऊपर बना हुआ है। इसीलिए इसमें यहाँ पे संस्कृत कंठावली भी गुद्दी हुई देखने को मिलती है। इनके दरबारी कवि हसन निजामी जी थे, जिन्होंने पुस्तक लिखी है ताजुल मिशार, ताजुल मासिर नामक पुस्तक लिखी है। एक आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है, डायरेक्ट हिस्ट्री का एक क्वेश्चन वन लाइनर आपका बन जाएगा। ताजुल मासिर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ताजुल मासिर नामक पुस्तक दिल्ली में बैठे हुए दरबारी कवि हसन निजामी द्वारा लिखी गई। अभी हसन निजामी किसके दरबारी कवि थे? हसन निजामी कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि थे। कुतुबुद्दीन ऐबक का वास्तविक पुत्र आराम शाह था, जिसको कुछ समय के लिए दिल्ली की गद्दी पे बैठाया गया। परंतु यहाँ के जो देखो, एक चीज ध्यान रखना, जैसे अपने पीएमओ है करंट टाइम में, अपने पीएमओ में क्या है? अपने पीएमओ में प्रधानमंत्री है और उनकी बैठक है। तो ये जो बैठक के लोग हैं, पहले ये लोग जनता द्वारा नहीं चुने जाते थे, ये वहां के संभ्रांत लोग होते थे। संभ्रांत लोगों का मतलब क्या है? जिनके पास धन सबसे ज्यादा होता था, ये लोग वहां पे रहते थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में जो लोग पीएमओ में शामिल थे, उन्होंने इल्तुतमिश को बुलाया, कहा इल्तुतमिश तुम आ जाओ। आराम शाह तो इतना योग्य शासक नहीं है, तो इल्तुतमिश वहां से आता है। एक जड़ का युद्ध होता है, इस युद्ध के बारे में लगातार संशय माना जाता है कि युद्ध हुआ या नहीं हुआ। 1211 में होता है। इस दौरान 8 माह तक आराम शाह राजा बनता है। 1211 में इल्तुतमिश ने आराम शाह की हत्या कर दी। तुर्की लोगों के आमंत्रण पे ये वापस आया था। इसके बाद इल्तुतमिश शासक बनता है। इल्तुतमिश है क्या, ध्यान रखो, पहले गौरी, गौरी का गुलाम क्या रहा? गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक रहा। ऐबक का गुलाम कौन बना? ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश। इल्तुतमिश पिता क्या थे? इल्बरी वंश के थे। इसके ससुर ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। हाँ, ऐबक ने अपनी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह, एक पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से भी किया था। पत्नी शाहतुरान वंश की, वंश शमशी वंश। इस तरह यहां से गुलाम वंश में शमशी वंश का प्रशासन आता है, प्रभुत्व में आता है, और शमशी वंश का पहला शासक प्राप्त होता है। इल्तुतमिश की चर्चा करें तो इल्तुतमिश का चर्चा होता है साम्राज्य का स्वामी है, और इसने अपने नाम के ही अकॉर्डिंग लाहौर से राजधानी चेंज की, और इसने भारत में दिल्ली में अपना शासन स्थापित किया, और दिल्ली को अपनी राजधानी के रूप में नियुक्त किया। दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गुलाम वंश में भारत या दिल्ली को पहली राजधानी बनाने वाला शासक का क्या नाम है? कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश या बलबन? तो याद रखो, इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपना राजधानी बनाया, अर्थात दिल्ली गुलाम वंश का, सॉरी, इल्तुतमिश गुलाम वंश में पहला साम्राज्य होता है, पहला राजा होता है जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। गुलामों का गुलाम, हजरत दिल्ली इसकी उपाधि थी। 1205 में ऐबक ने इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त किया करके अपनी पुत्री का विवाह किया था। सुल्तान बनने से पूर्व ये बदायूं का अख्तियार था। बदायूं उस समय की सबसे ज्यादा भू राजस्व देने वाली रियासत थी। बदायूं, ठीक है, बदायूं सबसे ज्यादा भू राजस्व देने वाली रियासत थी। जो रियासत सबसे ज्यादा टैक्स देगी, वही सबसे ज्यादा अमीर मानी जाएगी, और वहां का शासक सबसे ज्यादा अमीर माना जाएगा। इस तरह इल्तुतमिश की उपाधि होती, इस तरह इल्तुतमिश एंटर करता है। इल्तुतमिश चाहता यह था कि अपनी पुत्री रजिया को सत्ता दिया जाए, रजिया को राजा बनाया जाए। परंतु वही बात है कि पीएमओ में जैसे इस समय आजकल क्या है, आजकल पीएमओ कंप्लीट हम लोग चुन के भेजते हैं। पहले ये पीएमओ चुन के नहीं भेजी जाती थी। इस पीएमओ का चयन होता था योग्यता के आधार पर, राजा चुनता था, और ज्यादातर समय यहाँ पे जो धनिक लोग होते थे उन्हीं का आडंबर होता था। परंतु इस आडंबर को इल्तुतमिश ने समाप्त किया कि जो योग्य हैं उन्हें ही हम लोग पीएमओ में शामिल करेंगे। इल्तुतमिश ने अपनी जो पीएमओ बनाई, उसमें केवल अपने जैसे योग्य लोगों को ही रखा जो काफी अच्छे थे, निपुण थे। और इसने जो पीएमओ बनाई, उसका नाम रख दिया तुर्क ए चहलगामी। क्या रख दिया? तुर्क ए चहलगामी। नाम रखना, शब्द रखना उसका मन था। उसने अपनी टर्की भाषा में रखा, तो उस बात को रिस्पेक्ट दीजिएगा। अपने पीएमओ से केवल और केवल समझिएगा, इसको मान के मत रखिएगा कि पीएमओ ही था। पुत्री को राजा बनाना चाहता था, रजिया को, परंतु ये बनी नहीं, इंटरफेयर पीएमओ ने किया।
इनकी जो पीएमओ थी उसका नाम था तुर्के चहलगामी। तुर्के चहलगामी है क्या? ये 40 लोगों का समूह है, या 40 सरदारों का समूह था। इसके कुछ कार्य थे, इस बात को ध्यान रखो। खलीफा ने इसके सम्मान में, खलीफा ने 1229 में, तब 1229 में खलीफा की उपाधि दी, और खलीफा की उपाधि के साथ ही इसे वस्त्र भेंट किए। जिन वस्त्रों को भेंट किए उसको खियालत कहते हैं। क्या? खियालत नाम से जाना जाता है। ठीक है। इल्तुतमिश ने लाहौर की जगह दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। ये कार्ड तो आपको पॉइंट्स कंफर्म ही हो गए। कार्य देखते हैं हम। यल्दोस का दमन किया, गयासुद्दीन आजम का दमन किया, कुबाचा का दमन किया, चंगेज का आक्रमण दबाया, तुर्क चेलगामी की व्यवस्था की, एकता व्यवस्था के जनक हैं। मुद्रा व्यवस्था लेके आए, इल्तुतमिश ने कई स्थापना भी की, कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराया, सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनाया जो इसके पुत्र नसीरुद्दीन की कब्र है, मदरसा मुज्जिनी की स्थापना की, और हौजे खास बनाया जो कि बदायूं बदायूं सबसे ज्यादा सर्वाधिक एकता देती थी। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, पूरा प्रॉपर देखते हैं। यल्दोस का दमन कब किया? 1215 में तराइन के मैदान में गजनवी के उत्तराधिकारी यल्दोस की हत्या कर दी। गयासुद्दीन आजम का दमन कब हुआ? 1225 में बंगाल में सुल्तान की हत्या कर दी। गयासुद्दीन सुल्तान की हत्या की। कुबाचा का 1228 में, चंगेज का आक्रमण 1221 में मंगोल चंगेज खान ने दिल्ली पर कूच किया, परंतु इल्तुतमिश ने अपनी चतुराई के साथ इस पूरी के पूरी कूच को समाप्त कर दिया। अब तुर्की चहलगामी के बारे में याद रखो। 40 विश्वसनीय सरदारों का एक दल है जिसकी मदद से तुर्की चहलगामी की स्थापना की गई। तुर्की चहलगामी है क्या? तुर्की चहलगामी है क्या? 40 सरदारों का समूह, और ये 40 विश्वसनीय सरदार हैं जो सत्ता को अपने अधीन करके आगे का प्रशासन सुचारू रूप से चलाएंगे। इल्तुतमिश के बाद जब इल्तुतमिश का साम्राज्य समाप्त होता है, इल्तुतमिश का जीवन एंड होता है, तब ये तुर्क चहलगामी जो 40 सरदारों का समूह है, ये किसी स्त्री के अंतर्गत कार्य शासन नहीं करना चाहती। ये इल्तुतमिश चाहता था कि अपना पूरा का पूरा प्रशासन रजिया को दिया जाए। रजिया योग्य थी, परंतु रजिया को नाम मिलकर रुकनुद्दीन में फिरोज शाह को मिलता है जो इनके पुत्र थे, परंतु वे योग्य शासक नहीं थे। एकता व्यवस्था का मतलब क्या है? एकता व्यवस्था में ध्यान रखो, अब किसी भी व्यक्ति को नगद वेतन नहीं दिया जाता था। नगद वेतन की जगह उसको एक भूमि का टुकड़ा दे दिया जाता था। जो भूमि का टुकड़ा दिया जाता था, इस भूमि का वो मालिक होता था, यहीं पे उपज करो, सरकार को भी दो टैक्स के रूप में, बाकी जो बच्चे उसको एज पेमेंट रख लो। इस तरह से टैक्स कलेक्शन भी सही हो गया, लोगों को वेतन भी मिलने लगा, और भूमि का सदुपयोग भी हो गया। अब भूमि पर निगरानी रखने के लिए अलग से लोगों की आवश्यकता नहीं। इस तरह से इसने काफी अच्छे कार्य किए। नगदा व्यवस्था भूमि का एक टुकड़ा है, और इकदा जिसके पास ज्यादा टुकड़ा उसकी पोस्ट उतनी हायर होती जाती थी। मुद्रा स्फीति में क्या है? चांदी का टका और तांबे का जीतल चलाया। ठीक है। सिक्के पर टकसाल का नाम अंकित किया कि कहां पे ये मुद्रा बनी हुई है, जहां से बनी हुई है। अगर कोई समस्या आती है तो उसको वहां पे फिर से सही किया जा सकता। सिक्कों पे शिव नंदी और चौहान घुड़सवार अंकित किया। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट्स एक बार याद रख लीजिएगा, क्योंकि वर्तमान समय में थोड़ा सा भारत का जो सेंटीमेंट है वो हिंदुत्ववाद के प्रति या सनातन के प्रति झुकित है। तो जैसा देश वैसा भेष, इसलिए इस तरह के पॉइंट्स याद रखना। सिक्कों पे सबसे पहले शिव नंदी और चौहान घुड़सवार किसके द्वारा अंकित किया गया था? 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से आपको टिक लगाना पड़ेगा कि ये इल्तुतमिश द्वारा चिन्हित किया गया था। स्थापत काल में क्या है? कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराया, परंतु इन्होंने चौथी मंजिल तक ही पूर्ण कराया था। सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया जो नसरुद्दीन की कब्र है, भारत का प्रथम मकबरा भी होता है। इल्तुतमिश को गुंबद निर्माण के लिए पितामह कहा जाता है, गुंबद निर्माण का पितामह। एक चीज और ध्यान रखो, इल्तुतमिश के काल में न्याय के लिए बड़ा सुप्रसिद्ध था। इसने किया गया था, शेर की 2 मूर्तियां लगाई थी और उसके गले में घंटी लगाई थी। जो भी घंटी बजाता था, मतलब वो मुरीद है, उसको न्याय की जरूरत है, और ये उस तक पहुंच के उसको न्याय प्रदान भी करता था। न्याय देने का कार्य न्याय के लिए काफी। और एक चीज और था, न्याय चाहने वाला व्यक्ति लाल कपड़ा या लाल वस्त्र धारण करता था। अब ये लाल वस्त्र यहाँ इसलिए बता रहे क्योंकि जब हम लोग रजिया के बारे में पढ़ेंगे, बेगम रजिया के बारे में, रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ रहे होंगे, वो लाल वस्त्र धारण करके मस्जिद जाएगी न्याय की मांग करने के लिए। इस बात को ध्यान रखो, इसका प्रारंभ किसने कराया था? रजिया के पिता इल्तुतमिश द्वारा। इनके दरबार के इतिहासकार थे मिनाज उस सिराज, जिसकी इनकी बुक है तबकात ए नसरी। इस बात को लिख लीजिएगा, तबकात ए नसरी किसके द्वारा लिखी गई? तबकात ए नसरी मिनहाज उल सिराज द्वारा लिखी गई, जो दरबारी कवि हैं। किनके महल में? ये दरबारी कवि इल्तुतमिश के। 30 अप्रैल 1236 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद
के 2 पुत्र। इल्तुतमिश क्या चाहते थे? इल्तुतमिश चाहते थे कि रजिया को सुल्तान बनाया जाए, परंतु ये स्त्री थी। कई इतिहासकार एक अपनी बहुत अच्छी लाइन लिखते हैं, रजिया अगर स्त्री ना होती तो वो सबसे योग्य सम्राटों में से एक थी। पूरी गुलाम वंश की, गुलाम वंश पूरा सल्तनत काल की सबसे ग्रेट महिला शासिका बनती, परंतु स्त्री होने की वजह से ऐसा ना हो सका। इसके बाद इनके एक पुत्र थे रुकनुद्दीन फिरोज शाह, नाम से लगा रुकने के लिए आए थे, 1236 में आए। रजिया ने अपने भाई की हत्या करी और उसके बाद इनका जीवन लीला समाप्त हो गई। पिता इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ने मृत्यु के बाद अपनी पुत्री रजिया को सुल्तान घोषित किया था। इल्तुतमिश की तुर्क दासी व पत्नी शाह कुर्बान ने तुर्क अमीरों के साथ मिलकर अपने पुत्र को शासक घोषित किया। ये जो 40 सरदारों का समूह था तुर्क के चैलगामी, एक बात को ध्यान रखिए, समझिए, एक बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छी चीज लाइन है। तुर्क के चालगामी है क्या? तुर्क के चालगामी पहले तो 40 सरदारों का समूह है। ये तब तक अपने सत्ता पक्ष के, अपने सम्राट के अधीन रहा, उसकी बात मानता रहा जब तक सम्राट स्ट्रांग रहे। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद इन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को वहां का सम्राट घोषित कर दिया और रजिया को नहीं दिया, परंतु रजिया सुयोग शासिका थी, रजिया शासिका बनना चाहती थी। तो रजिया एक दिन नमाज के समय लाल वस्त्र धारण करके मस्जिद के आगे जाती है और अपनी बात बताती है। लोगों का समर्थन रहता है, लोगों के समर्थन के कारण रजिया वहां की सुल्तान बनती है। और ये रजिया अपने ही पुत्र, अपने ही भाई, सॉरी, रजिया का भाई रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जिसकी ये हत्या कर देती है। भ्रात हंता है, भाई की हत्या करके शासिका बनती है। परंतु हमारे समाज की एक सबसे अच्छी चीज है, अगर किसी स्त्री को बदनाम करना है तो सिर्फ और सिर्फ एक लेटर लगा दीजिए और इस लेटर के कारण वो बदनाम हो जाएगी। इसके साथ भी इन 40 सरदारों के समूह ने यही किया और अल्तुनिया के साथ इसके बच्चलन होने की खबरें उड़ाई। विवाह हुआ, फिर क्या हुआ उस बारे में देखते हैं आगे के एपिसोड्स में। और यहां से ध्यान से समझिएगा कि किस तरह से किसी का जीवन बदनाम करने के लिए कुछ ही लेटर्स काफी हैं। जो शासिका के साथ उस समय हुआ है, वर्तमान समय की भी हालत यही चल रही। इसके देखो रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इल्तुतमिश ने मृत्यु से पहले अपनी पुत्री रजिया को शासिका घोषित किया। इल्तुतमिश की तुर्क दासी पत्नी शाह कुर्बान ने तुर्क अमीरों के साथ मिलकर अपने पुत्र को शासक घोषित कर दिया। इसके अत्याचारों से परेशान होकर रजिया ने शाम को नमाज के समय लाल वस्त्र पहन के जनता से न्याय की मांग की। जनता ने इसको शासिका घोषित किया। नवंबर 1936 नहीं, 1236 होगा, नवंबर 1236 में इनकी मृत्यु हो जाती है। रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया ने हत्या कर दी। अब देखो, जब रजिया के बाद आएंगे बहराम शाह, बहराम शाह के बाद आएंगे मशहूर शाह, मशहूर शाह में नसरुद्दीन शाह, नसरुद्दीन शाह तो बलबन। ये तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग राजा नहीं थे, फिर अपनी सत्ता पक्ष को धीरे धीरे कैरी फॉरवर्ड करते रहे। स्ट्रॉन्ग सम्राट बनते हैं बलबन, गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन के बारे में एक लाइन कहा जाती है, या तो मेरी दास्ता स्वीकार करो या रक्त से अभिशाप करो। मतलब या तो अपना रक्त दे दो या मेरी दास्ता स्वीकार कर लो। लौह एवं रक्त की नीति इसके द्वारा अपनाई गई। किसकी? लौह एवं रक्त की नीति। बगल में लोहे की तलवार रखी है, या तो उसको फॉलो कर लो या अपना रक्त दे दो। ठीक है, अब पढ़ते हैं रजिया सुल्तान के बारे में। पिता इल्तुतमिश प्रेमी बताया गया, जलालुद्दीन याकूत अबनेशी। पति अल्तुनिया भटिंडा का गवर्नर बनता है। अब देखो, दिल्ली के प्रथम व अंतिम मुस्लिम शासिका बनती है। लाल वस्त्र पहन के शुक्रवार या जुमे की नमाज के दौरान न्याय की मांग करी। इसका वेशभूषा पुरुषों की तरह पहनती थी, जिसमें कुर्ता और कूला टोपी, और ये ज्यादातर अपने बालों को ढककर रखती थी, बाल खुले नहीं रखती थी। ठीक हुआ गया, रजिया ने अबिसिनियाई निवासी जलालुद्दीन याकूत को आमीर ए आखुर के पद पे नियुक्त किया। आमीर ए आखुर है क्या? ये अश्वशाला का प्रधान है। अब देखो, पहले क्या था, आपको कहीं युद्ध लड़ना हो, कहीं कुछ भी करना हो, तो सबसे ज्यादा आपको घोड़ों की जरूरत होगी। इसलिए जो घुड़सवार का, जो घुड़साल का प्रमुख होता था, उसे सबसे महान माना जाता था। जलालुद्दीन याकूत को सबसे महान, सबसे ज्यादा प्रमुख माना जाने लगा। और एक कहानी है कि जब रजिया अपने घोड़े पे सवार होती थी, तो जलालुद्दीन, ये जो याकूत जी थे, ये अपने हाथों से सपोर्ट देते थे, इनके हाथों में पैर रख के रजिया घोड़े पे सवार होती थी। 40 सरदारों के समूह ने क्या किया? 40 सरदारों के समूह ने याकूत और रजिया के मध्य
प्रेम संबंध की अफवाह उड़ाई और इसके बाद इसको विवाह करना पड़ा अल्तुनिया के सम्राट के साथ। अल्तुनिया से विवाह करना पड़ा जो बठिंडा का गवर्नर था। याकूत से प्रेम संबंध बता के रजिया को बदनाम किया गया। रजिया ने भाटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया से विवाह किया और विवाह के बाद जब कैथल लौट रही थी तो कैथल के निकट रजिया और इनके पति की हत्या कर दी। और यह हत्या करने में आज तक हत्यारों को पता नहीं चला, परंतु इतना श्योर है इन्हीं 40 सरदारों के समूह ने इसकी हत्या कराई होगी। 1240 में इसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। 4 साल तक शासक किया, 1236 से लेके 1240 तक। पिता इल्तुतमिश, प्रेमी ये जलालुद्दीन याकूत बताया गया। पति अल्तुनिया, दिल्ली की प्रथम व अंतिम महिला शासिका, पुरुष वेशभूषा में रहती थी, कुबा और कूला बालों को ढक के रखती थी। रजिया की मजार राजस्थान में, रजिया का मकबरा दिल्ली में, राजस्थान में कहा, टोंक में। एल्कटीन लिखते हैं यदि रजिया स्त्री ना होती तो उसका नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता। भले ही वो उस समय स्त्री थी, इस वजह से वो इतनी महान राजशासिका नहीं बन सकी, केवल 4 वर्षों तक शासन किया, परंतु इसका नाम आज भी महान शासिकाओं में ही शामिल किया जाता। मिनहाज लिखते हैं भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया वरना उसमें समस्त गुण थे जो सुल्तान बनने के लिए आवश्यक थे। इनकी उपाधि ध्यान रखिएगा, जमतल उल निस्बी। आज की क्लास में की फैक्टर, की पॉइंट्स दे रहे हैं, इस की पॉइंट्स को भूलिएगा मत, लिखिएगा जरूर। इतिहास की महान महिला शासिका के बारे में, गुलाम वंश से रजिया सुल्तान 1236 से लेके 1240 तक शासन किया। काकती वंश से रानी रुद्रमा देवी 1260 से 90 तक प्रशासन किया। बहमनी वंश से मर्दुम जहां 1460 से लेके 1469 तक बहमनी वंश की। गोंड वंश की चर्चा करें, गोंड वंश से दुर्गावती जी 1560 से लेके 64 तक। अहमद शाही वंश से चांद बीबी 1595 से 1596। ये वो शासिकाएं जो एक्टिव फॉर्मेट में मुख्य रूप से राजगद्दी संभालती हैं। इसके अलावा एडवाइजरी बोर्ड की तरह चर्चा करें, जिन्होंने केवल और केवल सहयोग दिए, उसके नाम की बात चर्चा बाद में होगी। ऐसे तो अकबर को भी उसकी माता द्वारा ही सहयोग दिया जाता था, परंतु इन्होंने शासक का पद संभाला है। आदिल वंश की चर्चा करें, बेगम बड़ी साहिबा और भोसले वंश से ताराबाई 1700 से लेकर 1707 तक। अब बहराम शाह अयोग्य शासक है, महसूस शाह थोड़े योग्य बनते हैं। इनके बाद बलबन के बारे में इनकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, फिर देख लेते हैं। बलबन से कल की क्लास में एक्टिव करेंगे, बलबनी वंश से। मुइनुद्दीन बहराम शाह की चर्चा करें, नाम मात्र सुल्तान था। इसने चालीसा दल द्वारा जो 40 सरदारों का समूह था तुर्के चेलगामी, जिसको चालीसा दल कहा जाता है, इसी के बातों को फॉलो किया। ये केवल कठपुतली राजा था, ठीक है। इसने एक नया पद बनाया नायाब ए मुमाती नाम से। इनका अर्थ था ये संपूर्ण अधिकारों का स्वामित्व होता था और इसी पद ने करंट टाइम पे पूरा शासन किया। ये केवल और केवल भोग विलास के कार्यों तक ही शामिल था। 1242 में अमीरों द्वारा मुइनुद्दीन बहराम शाह की हत्या कर दी गई। इसके बाद बहराम शाह का जीवन लीला समाप्त होती है। मसूद शाह बैठते हैं। मरूद शाह इल्तुतमिश का पोता था, फिरोज शाह का पुत्र। बलबन इसके काल में ये जो 40 लोगों का समूह था तुर्के चेलगामी, इसका हेड बनता है बलबन। और ये बलबन ने फिर महमूद शाह की जीवन लीला समाप्त की। बलबन को 10 जून 1266 में मसूद शाह को कैद कर लिया। बलबन को नायाब का पद प्रदान किया गया था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान मसूद शाह के साथ किया। मसूद शाह ने बलबन को उल्लू खां की उपाधि प्रदान की। 1266 में मसूद शाह की मृत्यु निसंतानता हो गई या टोपी सिल के अपना जीवन निर्वाह करता था। ध्यान रखना, एक ऐसा शासक जो सिलाई का कार्य करता था और टोपी सिल के अपना जीवन यापन करता था, उस शासक का नाम है मसूद शाह। अपना पूरा जीवन इसने केवल टोपी सिल के जो धन मिलता था उससे जीवन यापन करता था। गौरी मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश का गुलाम बलबन। एक्टिव फॉर्मेट में नहीं, इनएक्टिव फॉर्मेट में था। एक्टिव फॉर्मेट में ये गुलाम बनता है मसूद शाह का। मसूद शाह के काल में वो 40 तुर्के चेलगामी जो थी 40 थी, इसके हेड बन के आ जाता है। अब ये बलबन से बलबनी वंश के बारे में कल चर्चा करेंगे और इसकी पीडीएफ आप लोगों को कल शाम को मिलेगी। कल शाम का मतलब है 19 तारीख को, सही ना? हाँ, 19 मार्च को आप लोगों को इसकी पीडीएफ मिलेगी, 19 मार्च की सायंकाल। आज का सेशन यही रख रहे हैं। पसंद आया तो लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा।
चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। उम्मीद है बाकी सेशन आपको मिल ही रहे होंगे, अच्छे से मिल रहे होंगे। हिंदी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, कंप्यूटर की क्लास जल्द होने वाली, यूपीजी का सेशन होने लगा होगा, पॉलिटी का सेशन, हिस्ट्री का सेशन अभी आपने लिया हुआ है। और जैसे हिंदी का कोर्स कंप्लीट होगा, यहीं पे आपको इन्वायरमेंटल साइंस देखने को मिल जाएगी। रीजनिंग की क्लास के बारे में मैडम जी की थोड़ी तबियत खराब है, जल्दी वो 1 से 2 दिन में हमारे साथ दोबारा कंटिन्यू करेंगे। 19 तारीख 19 21 मान लीजिए, 21 तारीख से फिर से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, इसके प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, बाकी प्रैक्टिस सेट्स के जल्द से जल्द मिलेंगे। और इन सभी के पीडीएफ आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में मिल रही है, तो उनसे जुड़ जाइए। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई मुस्कुराते रहिए। ज्यादा अच्छी लगती है अकेले में दोनों अधूरे हैं। कोई समस्या आ रही तो नंबर है 9573, इस नंबर पर कर लीजिएगा, आपके सभी समस्याओं को समाप्त किया जाए। धन्यवाद।